नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। चुनाव का वक्त है और ऐसे में चारों तरफ चुनावी शोर है। हमारे साथ में एक ऐसे खास शख्सियत मौजूद हैं, जब वो लोक गायक होते हैं तो लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं, और जब वो लोक नेता होते हैं अपने तरीके से लोगों की बोलती भी बंद कर देते हैं। मनोज तिवारी जी मेरे साथ में है। सर, बहुत स्वागत है आपका। आप लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हमने देखा आज भी आप पदयात्रा करते हुए आ रहे हैं और कल तो भव्य रोड शो आपका नजर आया। आपके अनुसार कैसा माहौल है? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है। नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है वो लोगों के जन जन के मन में है, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बने, इसमें किसी का डबल माइंड नहीं है। 90% लोगों का। 10% वो लोग हैं जो, मैं 10% उन्हीं को अलग रख रहा हूं जी। जो लोग शायद अभी इस देश के चुनाव के महत्व को नहीं समझ पाए हैं कि देश की बागडोर मजबूत में हाथ में होने का और मजबूर हाथ में होने का अंतर क्या है। कोई भी देशवासी जब ये सोचेगा कि कैसे अगर हमारे सैनिकों पे पुलवामा में हमला हुआ तो कैसे यही देश के सैनिक दूसरे घर में घुस करके आतंकवादियों का ठिकाना खत्म करके आते हैं, अभिनंदन पाकिस्तान की सरहद में एक्सीडेंटली लैंड करते हैं तो भी वापस गौरव से लाए जाते हैं, कैसे देश में आतंकवादी घटनाओं पर लगाम हो जाता है, कैसे ड्रग माफियाओं पे, भ्रष्टाचारियों पे शिकंजा कसने लगता है। ये सब कितना जरूरी है एक आम व्यक्ति के जीवन में फायदे के लिए, ताकि जरूरत पड़े तो उसको 20 लाख रुपए का मुद्रा लोन मिले, जरूरत पड़े तो अपनी रेडी लगाने के लिए उसको 1 लाख रुपया मिल जाए, जरूरत पड़े तो उसको 5 साल तक राशन के अनाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, अगर ज़रूरत पड़ी कोई तो वैक्सीन भी फ्री में लगाए जाए। ये तभी होता है जब देश का बागडोर मजबूत हाथों में हो। तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आते सबको लगता है नहीं, 90% को नहीं, मोदी जी ही चाहिए। मनोज तिवारी से नाराज हो सकता है लोग, लेकिन मोदी जी के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, और हम लोग खाली वही नाराजगी दूर करने के लिए छोटी मोटी घूम रहे हैं। लेकिन मनोज जी, पिछले अभी जो 2 बार के जो चरण के चुनाव हुए उस दौरान वोट प्रतिशत काफी कम रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि वो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नजर आएगा 2 अभी चरणों के चुनाव में? कि 2 चरणों के चुनाव में जो कम वोटिंग हुई वो एक तो सच्चाई नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी 3 दिन पहले ऊपरा आंकड़ा दिया है। जी जी। तो उसका आंकड़ा अधूरा था। अच्छा। हालांकि जो नया आंकड़ा है वो 66% और 63% का है। जी जी जी। तो वैसे तो पहले से 1% ज़्यादा ही है उन क्षेत्रों में जहां हुआ है चुनाव, लेकिन फिर भी इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। तो पहले तो ये बात, और हम दूसरा हम खुद ही प्रार्थना करते हैं, भाई देखो वोट तो दो ना, आप वोट ही नहीं देने जाते हैं तो फिर आपकी जो आकांक्षा है वो कैसे पूरी होगी। और आकांक्षा पूरा करने वाले व्यक्ति का नाम है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी। अच्छा, मैं दिल्ली की बात करती हूँ। दिल्ली में पिछली बार और उसके भी पहले 2014 हो या 2019 हो, मनोज तिवारी ने बड़ी प्रचंड जो जीत है वहां पर दर्ज कराई। इस बार जो आपके सामने विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं, लंबे मंथन के बाद में, ये कहा जाए इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो लंबे मंथन के बाद में कन्हैया कुमार को आपके सामने चुनावी मैदान में उतारा गया। आप उन्हें चुनौती मानते हैं? नहीं, हम चुनौती कोई ऐसी बड़ी नहीं मानते, क्योंकि जो जान जाएगा कि कन्हैया कुमार प्रत्याशी हैं हमारे खिलाफ, तो जो जिसको मन भी होगा पहले से वोट देता होगा वो भी नहीं देगा। क्योंकि कन्हैया कुमार का परिचय देश तोड़ने वाले लोगों में है। उनके नारे, उनके जेएनयू की दास्तान, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह,
अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। मतलब अफजल एक आतंकवादी जिसको देश की कोर्ट ने फांसी की सजा दी, लेकिन वो कहते हैं हम तो हर घर से आतंकवादी निकालेंगे, आप कितने आतंकवादी मारोगे। तो कन्हैया कुमार का चुनावी मैदान में आपके सामने आना वो चुनौती है या फिर आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया है अब ये? नहीं, देखिए हम चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेते, हमें अपना काम करना है। लेकिन कन्हैया कुमार एक कमज़ोर कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, और अपने तो मारी, आम आदमी पार्टी का भी पैर काटने का कोशिश किया है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ ही आना चाह रही हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं और अब बागडोर संभाली है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने। जन जन तक लोगों के बीच में जा रही हैं, ये बता रही है कि भाई केंद्रीय एजेंसीज जो हैं वो गलत एक्शन लिया गया और केंद्र सरकार ने एक तरह से उन्हें टारगेट किया है। आपको लग रहा है कि वो सिंपैथी वोट उनकी तरफ जाएगा? देखिए, सिंपैथी तो तब होती है ना जब कोई बात में सच्चाई हो। तो पहली बात कि जेल में बीजेपी नहीं भेजती है, जेल में कोर्ट भेजता है, और जब कोर्ट आपसे कन्विंस नहीं है तो बीजेपी को प्लीज दोष मत दीजिए। बेल देना और जेल देना दोनों कोर्ट का काम है। हमारा काम है एज बीजेपी, हमारा काम है कि हम भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रूफ देते हैं, यहाँ चोरी हो रही है बताएंगे। तो उनको जो भी जेल हुआ है वो कोर्ट ने दिया है, और कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां करते हुए दिया है। उनके एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल उठाया है, जिस एजुकेशन को बहुत बड़ा मुद्दा बना कि मैंने क्या तीर मार लिया। आज कोर्ट ने कहा शर्म नहीं आती है तुम लोगों को कि एक एक क्लास में 144 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का भविष्य कत्ल कर दिया दिल्ली के बच्चों का। लेकिन वो तो उसे अपनी पावर बताते हैं। उनका कहना है कि भाई शिक्षा नीति, मोहल्ला क्लिनिक, अब ये हमने तो नहीं कहा फ्री ना, राशन, तो ये उनकी ताकत है। हमने तो नहीं कहा कि आपकी, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि उनकी शिक्षा व्यवस्था हर साल 1 लाख बच्चों को 9वीं में फेल करने वाला है, क्योंकि 10वीं में जाएंगे तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। आप ऐसा सोच सकते हैं कोई सरकार इसलिए फेल करती है बच्चों को कि ये पास होने लायक नहीं है, इसलिए मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, मेरे स्टेट के चेहरे पे दाग आएगा। अरे उस बच्चे के कैरियर पे दाग आएगा, ये भी सोच लीजिए। पहली बात। दूसरी बात की सिंपैथी किस बात की आएगी? हम दिल्ली में जहां जहां घूम रहे हैं लोग हमसे बोलते हैं अरे सांसद जी बहुत गंदा पानी आ रहा है हमारे घर में। अब जिसको पानी देना था साफ वो शराब पिलाने लगा। लोग कहते हैं देखो गली टूटी हुई है हमारी, नाली टूटी हुई है हमारी। तो ये गली नाली सब तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के पास है। हमारे पास मेट्रो है, बुराड़ी तक मेट्रो घूम गई। हमारे पास सेंट्रल स्कूल है, पहली बार सेंट्रल स्कूल खुल गया। हमारे पास रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन बन गया। रेल लाइन है, रेलवे स्टेशन बन गया। हमारे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट ऑफिस बन गया। हमारे पास एलिवेटेड रोड बनाने का है, नेशनल हाईवे का है। देखिए देश का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा एलिवेटेड हाईवे हमारे यहाँ बना है। हमने उसके तहत सब पुस्ता रोड के जाम खत्म किए हैं, शास्त्री पार्क के जाम खत्म किए हैं, सीलमपुर के जाम खत्म किए हैं, नंदनगरी का फ्लाईओवर बन रहा है। क्रेडिट तो आम आदमी पार्टी लेती है ना। अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि दिल्ली की तस्वीर उन्होंने बदली है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के कई नेता, आतिशी बार बार कहती हैं कि उनके ऊपर उनको ऑफर दिए जाते हैं बीजेपी से, बीजेपी में शामिल करने के लिए। उन्हें कनेक्शंस, उनको कनेक्ट किया जा रहा है कि या तो यहाँ आ जाओ वरना जेल में जाओगे। देखो अगर हम आपको कहीं से भी संपर्क किए कि नैना यादव जी आप हमारी पार्टी में आ जाओ, तो कहीं तो हम आपसे मिले होंगे। हमारे फोन का वो मिल सकता है लोकेशन, या तो हम किसी फोन से फोन किए होंगे। ये कुछ भी नहीं बताते हैं, बोलते हमें ऐसा सपने में आया है, सूत्रों से पता चला है। ऐसे जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो आपस में एक दूसरे को अपराधी ठहरा रहा है। अब उनकी कौन सी बात माने आप बताओ। अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट में कहते हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी शराब घोटाले में पूछताछ करो। आतिशी कहती हैं दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को पूछताछ करो, वो लंदन में क्यों बैठे हैं। और वो बोलेंगे बीजेपी उनको सारे अड़चन लगा रही है।
तो भैया बीजेपी नहीं लगा रही है। आप आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सावधानी से बोल रहा हूँ जी। आम आदमी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अच्छी सोच है लेकिन उनकी चलती नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, अच्छा। कितने कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, प्रदेश के टीम में हैं, कई विधायक हैं जो अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनका नेता ही जब गंदा सोचने लगा तो बेचारे करे तो क्या करें। अब इस समय वो सत्ते में है, इसलिए कृपया बीजेपी को दोष न दें, अपने कर्मों को और चाल चलन को दोष दें। लेकिन आरोप जब लगते हैं तो उनको उन पर एक तरह से मुहर इसीलिए लग जाती है मनोज जी कि सिर्फ दिल्ली नहीं, हमने देखा सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट का नामांकन वापस हो जाता है। इंदौर में भी जो कांग्रेस कैंडिडेट थे वो बीजेपी नेता जाते हैं, उनके साथ में नामांकन वापस लिए आते हैं। और इस तरह की एक अलग ये कहा जाए कि एक अलग एग्जाम्पल सेट हो रहा है। और बार बार विपक्ष ये आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं डर है, 400 पार वाला टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा, इसीलिए तोड़ने की राजनीति है, जोड़ने की नहीं है। सूरत में नॉमिनेशन उनका गड़बड़ हुआ, नॉमिनेशन जिसका भी गड़बड़ होगा उसका रद्द हो जाएगा। और इंदौर में कैसा कैंडिडेट चुने थे जो आपका समर्थक ही नहीं है। ये तो आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए कि भाई आपने उसको कैंडिडेट बनाया, उसको लगता है जब मेरा नेता ही भ्रष्ट है तो हम क्यों इस पार्टी से चुनाव लड़ें। कांग्रेस नेता थे अक्षय कांति बाम। अरे भाई, तो उनकी नेता भी तो आजकल कह दिए हैं कि देश के सारे लोगों की प्रॉपर्टी जांच की जाएगी और जो उसको बराबर बराबर भाग में मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। तो ये सुन के किसी का मन खराब हो जाए तो मनोज तिवारी और नैना यादव क्या करेंगे। ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को चुन रहे हैं, उसमें बीजेपी का क्या दोष है। अच्छा, अभी दिल्ली में ही हमने देखा कांग्रेस सिर्फ टवल वहीं पर ही चल रहा है। जो अरविंद सिंह लवली हैं उन्होंने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया, कल भी 2 लोगों के इस्तीफे। वो आपको लग रहा है कि ये टूट जो है बीजेपी के लिए एक पावर है, उनके लिए भले कमजोर बीजेपी के पास काम का पावर है। अच्छा, बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जी के विजन का पावर है। बीजेपी के पास गरीबों के घर में टॉयलेट पहुंचाना, उज्ज्वला गैस पहुंचाना, बैंक अकाउंट से जोड़ना, उनको फ्री राशन देना, फ्री इलाज देना, ये पावर है। बीजेपी ये उनके टूट से थोड़ी पावरफुल है। ये तो वो जाने की कांग्रेस में क्या हो रहा है। हमारा पावर, हम लोग कभी भी तोड़ फोड़ को पावर नहीं समझते, हम पावर समझते हैं जनता की सेवा। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, देश का श्रृंगार हम करते हैं सदा, चरणों में अपने बैठाए रखना। क्या बात है। मैं जो आपकी जो योजनाएं हैं मैं चाहूंगी आप अपने अंदाज में आगे जरूर बताएं। आपका सुरीला अंदाज सब जनता मिस करती है। लेकिन चूंकि कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बात कर लेते हैं मनोज जी। अभी तक अमेठी, रायबरेली वो तो गढ़ रहा है, लेकिन वहां पर अभी भी स्थिति क्लियर नहीं। आपको क्या लग रहा है आखिर क्यों बच रही है कांग्रेस, या फिर गठबंधन वहां पर कोई प्रत्याशी का ऐलान करने से? डर, थर 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 कांप रहे हैं लोग। ऐसा लगता है कि अमेठी में राहुल गांधी को जबरदस्ती ढकेला जा रहा है और राहुल गांधी कह रहे नहीं मत भेजो, स्मृति ईरानी दौड़ाएगी हमको। देखिए, राहुल गांधी अब जब जाएंगे अमेठी तो उनसे पूछा जाएगा कि अच्छा, आप कन्हैया कुमार जैसे देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के समर्थकों को प्रत्याशी बनाते, आप इस देश में सारे देश के लोगों का संपत्ति, मंगलसूत्र छीन करके आप मुसलमानों में बांटना चाहते हो? क्या जवाब देंगे वो? इस देश में किसी की संपत्ति छीन करके घुसपैठियों में उनके 10-10 बच्चों में बांट देंगे, ये कौन स्वीकार करेगा इस देश में? तो आपको लग रहा है डर की वजह से अभी रायबरेली और अमेठी पर स्थिति भयानक डर है। मतलब हम तो क्या कहें भाई, लड़िए, आप आइए, लेकिन वो डर रहे हैं। उनको पता है कि रायबरेली और अमेठी को जवाब देने के, देखो, या तो वायनाड को जवाब दे सकते हैं। मुझे बोलने में बहुत बुरा लग रहा है, मैं बोलना चाहता हूं। मैं वायनाड में राहुल गांधी के समर्थक, उनके पार्टी के समर्थक गौ माता की सरेआम, गौ माता को, उसके बाद का शब्द मैं नहीं बोल सकता, वो क्या अमेठी का जवाब देंगे?
ये लोग किस लायक जवाब हो सकते हैं? मुझे लगता है कि अब कांग्रेस, कल राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, आए थे हमारे नॉमिनेशन में जी। उन्होंने कहा कि गांधी जी चाहते थे कांग्रेस भंग कर दिया जाए, कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अब कांग्रेस को, देश की जनता ने भंग करने का मन बना लिया। लेकिन आरोप विपक्ष ये लगाता है कि तोड़ने की राजनीति जो है बीजेपी कर रही है। जो भ्रष्ट हैं अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अब जैसे मैंने सूरत या इंदौर का अगर उदाहरण दिया तो बार बार यही सवाल होता है कि फिर वो हेल्दी लोकतंत्र वाली बात, प्रक्रिया कहाँ नजर आती है? इस देश में 28 बार अनअपोज्ड सांसद हुए हैं और उस 28 बार में 21 बार कांग्रेस के हुए। आप एक लीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, देश के लोगों को भी कंफ्यूजन होगा जी। ये एक प्रक्रिया है, आपने गलत भरा या जो भी हुआ तो ऐसा। ये 28वां केस है जो इंदौर में तो खैर भर दिया किसी ने, लेकिन यहाँ तो निर्विरोध जीत गए। चुने गए। तो ऐसा निर्विरोध 28 बार हो चुका है इस देश में। इसलिए अब आप किसी को गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। मैं चाहूंगी, क्योंकि आपका अंदाज जो है भाई, आप योजनाएं लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। मनोज जी, अगर अपने अंदाज में उन योजनाओं तक को अगर जनता तक पहुंचाए तो किस अंदाज में, सुरीले अंदाज में कैसे पहुंचाएंगे? नहीं, हम तो एक गीत आजकल गाते हैं जी कि भारत हर सा कर बोला, रंगना है बसंती चोला। 2024 में मोदी भारत की तैयारी है, सजी अयोध्या बोल रही है, अब जनता की बारी है। भारत हर सा के बोला, रंगना है बसंती चोला। सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। 70 साल का हर बुजुर्ग अब, 70 साल का होकर भी हर बुजुर्ग अब सुख पाएगा। अगर हुआ बीमार तो मोदी उनका इलाज करवाएगा। 5 लाख तक। तो जिसने अलख जगाया उसका दीप बनेगा शोला। भारत हर सा के बोला, रंगना है भगवा चोला। ये हमारी प्रार्थना भी है, ये हमारा दृष्टि भी है। बहुत खूब। लेकिन आपने बार बार, बीजेपी का एक नारा रहा है अब की बार 400 पार। आपको लग रहा है 400 पार उस वे में होगा? क्योंकि कई अब जिस तरह से बातें नजर आई हैं, हम अब चुनावों में हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र को बीच में लाया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि वो 400 पार का टारगेट इधर उधर है, इसीलिए ध्रुवीकरण की राजनीति है। भाई इसमें ध्रुवीकरण है नहीं, मैं तो मुसलमानों को भी इसमें सतर्क कर रहा हूं। अगर कांग्रेस कहेगी जाओ जाओ तुम उनके दरवाजे से छीन लो उनका संपत्ति, तो जिसकी संपत्ति है उसको छीनने देगा, तो फिर क्या होगा? फिर मारामारी होगी, सड़कों पे दंगे होंगे। तो ये कांग्रेस दंगा कराने की तैयारी कर रही है, वरना किसका संपत्ति कौन छीन सकता है इस देश में? एक बित्ता जमीन कोई जोत ले तो मर्डर हो जाता है, आप संपत्ति छीनने की बात कर रही हैं। तो ये कांग्रेस की साजिश है, और इस साजिश में न हिंदू पड़ेगा न मुसलमान पड़ेगा। तो ये जो विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश है इंडिया गठबंधन के जरिए, और वहां पर बार बार जब ये सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो अलग अलग नाम सामने आते हैं। भाई उनके पास तो नाम 30 दिन का है ना, कि महीने के 30 दिन 30 अलग अलग प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा मैं वो सोशल मीडिया पे पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो छोड़ो, मुझे कुछ नहीं कहना है। वो लोग विजनलेस हैं। इंडी अलायंस इज विजनलेस एंड लीडरलेस। मैं बस आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, तो इस बार आपका टारगेट किस तरह का है? पिछली 2014 और 19 में तो एक अलग तस्वीर थी वोट की, इस बार मनोज तिवारी जी किस तरह से जीत दर्ज कराएंगे? कल का नॉमिनेशन जैसा लोगों ने दिखाया है, मुझे लगता है कि हम लोग पिछला चुनाव 3,68,000 से जीते थे,
इस बार हमें लगता है कि ये 5 लाख प्लस हो जाएगा 5 लाख। जीत का मार्जिन। बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है ना 5। कुछ नहीं, वो सब मुझे लगता है लोग तो इससे भी ज़्यादा की सोच रहे हैं। और फिर सवाल उठता है कि दूसरों को वोट क्यों? फ्री अनाज दे मोदी, वैक्सीन लगवाएं मोदी, बहू बेटी प्रेग्नेंट हो तो 5500 रुपया अकाउंट में डालें, अच्छा से खाए पिए, हमारा संतान अच्छा हो मोदी, लोगों को बैंकों से जोड़े मोदी, हाईवे बनवाए मोदी, बुलेट ट्रेन लाए मोदी, वंदे भारत लाए मोदी, चांद पे पहुंचाए मोदी। तो फिर चुनाव में कोई दूसरे को वोट ही क्यों दे? सबका साथ सबका विकास करे मोदी, किसी के साथ भेदभाव न करे मोदी, तो क्यों दूसरे को वोट दे? और विपक्ष के लिए कुछ ना छोड़ें। विपक्ष बार बार कहता है भाई हम तो है ही नहीं। नहीं, विपक्ष के हलक से भ्रष्टाचार का सब निकाल के भी लाएं मोदी, तो फिर मोदी इज द बेस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मनोज जी हमारी तरफ से भी, और हमारे साथ में आप जुड़े। तो मनोज तिवारी जी अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त नजर आते हैं और इस बार एक बार फिर से प्रचंड जीत दर्ज करने की जरूर बात यहाँ पर कहते हैं। दिल्ली की जनता के मन में क्या है वो तस्वीरें सामने आती हैं। कल जिस तरह से रोड शो के दौरान बड़ी भीड़ नजर आई, वो वोट में कन्वर्ट किस रूप में होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।